नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं हरियाणा के डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम पर चर्चा करना चाहूँगा। किसी ने ठीक कहा है कि नियत में झोल, तभी गुरमीत को बार बार मिल रहा है पेरोल। अब देखें, पहले यह जान लें कि गुरमीत राम रहीम हैं कौन। गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा हरियाणा के सिरसा में स्थित संस्था डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख था। डेरा सच्चा सौदा का स्थापना 1968 में शाह मस्ताना जी ने की थी। अब गुरमीत इसके तीसरे प्रमुख थे और इसके दूसरे प्रमुख जो थे वो शाह सतनाम जी थे और शाह सतनाम जी ने गुरमीत को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। और जब शाह सतनाम जी ने इसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया तो यह मूल रूप से 1990 से इस दायित्व को निभाने का कार्य किया। लेकिन प्रारंभिक काल में तो संस्था ने अच्छा कार्य किया शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में। लेकिन बाद के दिनों में जो काले कारनामे इस संस्था के निकल के आए तो उसमें बहुत कुछ सामने आ गया। फिर गुरमीत फिल्म की शूटिंग करने लगा, उसमें फिल्म बनाने लगा, उसमें एक एक्ट्रेस आ गई, हनीप्रीत हो गई और भी कई सहयोगी जो थी वो उसके साथ कार्य किया करते थे। और इस प्रकार से देखेंगे तो यह अपना दबदबा बनाए रखा और डेरा परिसरों के अंदर ही कई लोग रहने का भी इंतजाम कर दिया गया था। कई स्कूल कॉलेजों में डेरा परिसर के अंदर ही चलते थे और 2002 में एक गुमनाम चिट्ठी सामने आने के बाद रेप केस सामने आ गया डेरा सच्चा सौदा का और सीबीआई ने डेरा मैनेजर से 1999 से 2001 तक के साध्वियों की लिस्ट मांगी। 24 साध्वियों के नाम सामने आए जिसमें 18 ट्रेस हुई और 2 साध्वियां ही कोर्ट तक पहुंच पाई और बाकी की बाकी सारी साध्वी गायब हो गई। इन साध्वियों के बयान पर बाबा के खिलाफ केस चला और इसके बाद गुरमीत को सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाने का काम किया और चूंकि 2 महिला थी तो उसके लिए जब सजा दिया गया तो 10-10 बरस के सजा इनको दी गई। 28 अगस्त 2017 को जो फैसला आया उसमें 2 साध्वियों से रेप के मामले में 20 साल का सश्रम कारावास और 30 लाख रुपये का जुर्माना इनको सुनाया गया था। दूसरे केस में जब सजा इनका आया वह था 17 जनवरी 2019 को फैसला आया। पत्रकार रामचंद्र की हत्या के मामले में इनको आजीवन कारावास की सजा दिया गया और तीसरे केस में जो इनकी सजा आई वो 18 अक्टूबर 2021 को फैसला आया। डेरा मैनेजर रंजीत सिंह के कत्ल के मामले में इन्हें आजीवन कारावास दिए गए। इससे तात्पर्य यह हुआ कि 2 हत्या के मामले में इनको आजीवन कारावास की सजा दिया गया और रेप के मामले में इनको 20 बरस का सजा दिया गया और 30 लाख रुपये के जुर्माना दिया गया। इस प्रकार ये उस समय से जेल में थे। जेल में भी इन्हें अनेक प्रकार की सुविधा मिलती रही है। अब देखिए वहां जो अभी सरकार है
वह भाजपा के नेतृत्व वाली जो सरकार है वह मनोहर लाल खट्टर की सरकार है और मनोहर लाल खट्टर 2014 से वहां के मुख्यमंत्री हैं। इससे यह बात निकल कर आता है अगर सजा भी हुई है तो वो मनोहर लाल खट्टर के समय में हुआ है और उसके बाद जितनी भी सुविधा दी जा रही है वो मनोहर लाल खट्टर के सरकार के द्वारा दी जा रही है। अब देखेंगे तो प्रश्न यह उठ रहा है कि गुरमीत को बार बार पैरोल पर और छोड़े जा रहे हैं। दो प्रकार के कानून हैं जिसके तहत उनको जेल से अच्छे कार्यों के लिए छोड़े जाते हैं। वह कार्य क्या है? तो एक है कि साल में 70 दिन पैरोल मिलेगा, वो भी मैक्सिमम 2 बार, और 30 दिन का फरलो है वह 1 बार साल में मिलेगा। यह कानून है वो भी अच्छे कार्य के लिए। कोई अगर इस प्रकार का आपात कोई कार्य हो गया, किसी में पारिवारिक दुर्घटना हो गई, कुछ इस प्रकार का कृत्य हो गया जिसमें जाना नित्यांत आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति के लिए यह पैरोल और फरलो का व्यवस्था किया गया है। अब यह देखने की बात है कि दोनों में अंतर क्या है, तो उसको हम लोग देखें। तो अंतर हम लोग देखें कि साल में मैक्सिमम 70 दिन पैरोल दिए जा सकते हैं, जबकि फरलो मात्र 30 दिन दिए जा सकते हैं। पैरोल 2 बार दिया जा सकता है, फरलो 1 बार दिया जा सकता है। लेकिन इस केस में इस नियम का अनुपालन नहीं किया गया। अब देखिए, सजा होने के बाद 2020 में इनको 1 दिन की पैरोल दिया गया। 2021 में 1 दिन का पैरोल इनको दिया गया है और 2022 जब आ गया तो उसमें इनको कुल 91 दिन का पैरोल दिया गया है। 3 चरण में दिए गए हैं। 7 फरवरी 2022 को 21 दिन का पैरोल दिया गया, पंजाब विधानसभा का चुनाव था। फिर जून 2022 में 30 दिन का पैरोल दिया गया जब हरियाणा नगर निगम का चुनाव था। फिर अक्टूबर 2022 में 40 दिन का पैरोल दिया गया जब हिमाचल प्रदेश का चुनाव था विधानसभा का। और अब हम लोग आ जाए कि 23 में, तो 23 में 21 जनवरी 2023 को 40 दिन का पैरोल दिया गया। वो शाह सतनाम की जयंती के अवसर पर इनको दिया गया। और फिर 20 जुलाई 2023 को 30 दिन का पैरोल दिया गया, वो हरियाणा पंचायत चुनाव के अवसर पर इनको दिया गया। और 20 नवंबर 2023 को 21 दिन का फरलो दिया गया, वो राजस्थान विधानसभा का चुनाव था। कुल 2023 में 91 दिन 91 डेज का इनको फरलो और पैरोल दिया गया। अब देखिए, जनवरी 2024 आ गए हैं, लोकसभा का चुनाव 2024 में आहूत हो गया है, तो इसलिए इनको 50 दिन का पैरोल 19 जनवरी से दे दिया गया है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात इसमें निकल कर आ रहा है वो यह है कि ये जो गुरमीत हैं इनका प्रभाव पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में और दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में है। तो इस प्रकार से ये जब चुनाव होता है तो सरकार इनके अच्छे कार्यों के लिए, अच्छा कार्य क्या है, ये हत्या किए हैं, अच्छा कार्य क्या है तो इन्होंने बलात्कार किया है, इन सारे कृत्यों को देखते हुए इनको पैरोल पर छोड़ देती है। यह भाजपा की सरकार है, यह खट्टर की सरकार है। लेकिन आप देखेंगे तो एक और भी बड़ा विचित्र सा बात है, वो यह है कि मनोहर लाल खट्टर प्रथम बार 26 अक्टूबर 2014 को मुख्यमंत्री बने थे। 5 साल इनका निर्बाध कार्यकाल रहा जिसमें अकेले दम पर इनकी सरकार चली। लेकिन दूसरे बार जब चुनाव हुआ तो 27 अक्टूबर 2019 से इनका गठबंधन का सरकार चल रहा है। ये भाजपा के मुख्यमंत्री हैं और दुष्यंत चौटाला हैं, देवीलाल के प्रपौत्र हैं, और उप मुख्यमंत्री हैं
ये 29 अक्टूबर से 19 से वहाँ सरकार में बने हुए हैं और उप मुख्यमंत्री का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। इनका जननायक जनता पार्टी एक है दल, जिसको ये अपना दल का लेके चलते हैं। और इस प्रकार से देखें कि एक पुरानी पार्टी जो कि देवीलाल की पार्टी है, वो अभी एक भारतीय जनता पार्टी जो दीनदयाल की पार्टी है, जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी है, जो लाल कृष्ण आडवाणी की पार्टी है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी है, जो अफसर लामा राव की पार्टी है, जो डॉक्टर रघुवीर की पार्टी है, जो भाई महावीर की पार्टी है। तो इस प्रकार से देखेंगे जो डॉक्टर बलराज मधोक की पार्टी है, ये सबों के पार्टी में इस प्रकार का कार्य हो रहा है। इसको आप देखें और देखने के बाद आपको अनुभव होगा कि किस प्रकार से कानून का मजाक बनाया जा रहा है। कानून किसी की रक्षा के लिए होता है, वही कानून का जब उपयोग करने वाले उसके भक्षक बन जाते हैं। कानून को किस प्रकार से दुधारी तलवार की तरह से प्रयोग किया जाता है, वह कानून ये इसलिए बना था कि घर में किसी की कोई माँ मर जाएगी तो उसको जाके अग्नि दे सकेगा। कोई आदमी अगर अत्यंत बीमार होगा तो जाके पेरोल पर जाके घर से जाके दर्शन करके आएगा। किसी की बच्ची की शादी होगी तो जाके पेरोल पर जाके अपने बच्चे की शादी में शामिल हो सकेगा। जो अंतिम समाज में कार्य होता है, जिसके बिना समाज का कार्यक्रम अधूरा रह जाता है, ऐसी परिस्थिति के लिए कुछ पेरोल की व्यवस्था की गई। लेकिन ऐसे केसेज में जिसमें ये निकलते हैं और धमकाना आरंभ कर देते हैं, जो वादी हैं, जो मुद्दई हैं, वो बराबर इस बात से कष्ट में रहते हैं कि जब निकलते हैं उनको लगातार धमकी मिलते रहता है, जेल में रहते हैं फिर भी धमकी मिलता है। वो इसी परिस्थिति में भी ऐसे अच्छे कार्यों के लिए सरकार जो है सो इनको जेल से छोड़ती है ताकि ये निकल के धमका सके। जबकि विधान यह कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो बाहर भी हो और वो डराने धमकाने का कार्य अगर मुद्दई को करे और गवाह को करे, हालांकि इस केस में सजा हो गया है, समाज में उससे दहशत बनता हो तो उसको सलाखों के भीतर कर दीजिए। लेकिन आज सरकार विचित्र स्थिति में है। आज सरकार विपरीत काम कर रही है। सरकार कानून की भावना के उलट काम कर रही है। कानून में जो जिस विचार से कानून बनाया गया था, कानून बनाने वाले की जो भावना थी, उसका उलट काम हो रहा है। कानून के विपरीत कार्य करके एक हत्यारे को, एक रेपिस्ट को जेल से पेरोल पर और फरलो पर बाहर किया जा रहा है। यह बहुत घृणित कार्य है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए। यह किस प्रकार का कृत्य सरकार करती है। यह धर्मनिष्ठ सरकार बनती है, दिन रात राम नाम का जाप एक तरफ चल रहा है और दूसरे तरफ जो है से एक घृणित व्यक्ति को जेल से छोड़ने का भी काम कर रहा है। क्योंकि यह जो है इलेक्शन का समय आ गया, ऐसे इलेक्शन में पार्टी को लाभ मिलने वाला है और इस लाभ के लिए सरकार किस हद तक जा सकती है, माँ बहनों की इज्जत असीमता के साथ किस प्रकार से खेला जा सकता है और खेलने वालों को किस प्रकार से अपना उसके सर पर हाथ रख कर उसको और ऊंचाई प्रदान किया जा सकता है, इस मामले से स्पष्ट होता है। इसलिए सरकार या वादी या समाज के संगठन इसके लिए एकजुट होकर जब लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लाएंगे, कहीं अब तो अंतिम जगह वही बच जाता है जब चारों तरफ से आप हार जाते हैं तो एक न्याय का जगह बचता है। वह भी आजकल बहुत प्रभावित हो गया है, लेकिन फिर भी अंतिम जगह मरता क्या नहीं करता, वहां जाने की स्थिति बनती है और सबको आशा रहता है कि कहीं कुछ न कुछ न्याय मिलेगा। अभी देखिए कि बिल्किस बानो केस में भी न्यायपालिका के हस्तक्षेप के बाद जो है उसके अभियुक्त को सरेंडर करने का आदेश हुआ है। संभावना यह है कि इसमें भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पास होगा, ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास होगा जिसका अनुपालन नीचे के न्यायालय कर सकेंगे और सरकार को भी करने के लिए बाध्य किया जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।